नमस्कार आप सभी का एक नए वीडियो में। इसके पहले मैंने 9 अध्याय पढ़ा चुका है क्लास 6 का। ये जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। आज का जो चैप्टर है उसका शीर्षक है राजनीतिक विकास। हमारे देश में कैसे राजनीतिक विकास हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक का जो भी क्लास है हमने डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम ख़ास करके जेटेड बोर्ड के लिए जेटेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है? शुरुआत करते हैं। शुभांगी की दक्षिण यात्रा। शुभांगी नाम की कोई गर्ल्स है जो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रही है या फिर गई है। देखिए उसमें क्या बताया गया है। शुभांगी को अपनी माता के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का मौका मिला। ठीक है? वहाँ की मंदिरों की कलात्मक बनावट को देखकर वह हैरत में पड़ जाती है। उसने माँ से पूछा कि ये मंदिर किस ज़माने के हैं? लोगों ने इन्हें कैसे बनाया होगा? शुभांगी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गई, शुभांगी कहाँ की थी? हो सकता है वह उत्तर भारत की होगी। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गई तो वहाँ पर जो है बने हुए थे मंदिर थे, वो उत्तर भारत से डिफरेंट बने हुए थे। वहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर का बनाया जाता है। तो वहाँ पर जब उसने मंदिर का कलात्मक जो बनावट देखी, वो हैरत में पड़ गया कि ऐसे मंदिर आखिर बनाया किसने होगा? तो उसने अपनी मम्मी से यह सवाल किया। तो चलिए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत लंबे समय तक एक शासन तंत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। मौर्य समाज साम्राज्य जब पतन हो गया, उसके बाद भारत में एक शासन तंत्र यानी एक ही परिवार का जो शासन तंत्र था वो लंबे समय तक नहीं आ पाया। अलग-अलग शासन आते गए जिससे मतलब भारत का सही तरह से जो विकास होना था वह नहीं हो पाया। लेकिन कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया। कुषाण और सातवाहन ने भी स्थिरता लाने का प्रयास किया। इसने कुछ हद तक जो है लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जिस तरह से मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत पर शासन किया था, उस तरह से कुषाण और सातवाहनों ने शासन नहीं कर पाया। किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। जहाँ कुषाण उत्तर भारत में सीमित था, वहीं सातवाहन वंश दक्षिण भारत में सीमित था। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। जब एक राजवंश मजबूत राजवंश जब भारत में नहीं था, तो क्या हुआ? इसके साथ-साथ 3 नए राजवंश बने, क्योंकि जब एक राजवंश बनता है तो वह दूसरे राजवंशों को विघटित कर देता है, यानी अपने में शामिल कर लेता है, चाहे वह राजनीतिक रूप से या फिर झगड़ करके। कौन-कौन राजवंश थे नए? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में नाग शक्ति पहला राजवंश था। दूसरा दक्कन में वकायत तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश। ठीक है? पूर्वी भारत में गुप्त वंश, वही गुप्त वंश जो बाद में जो है सो पूरे भारत पर राज्य करेगा। तो ये 3 राजवंश नए राजवंश बने। कालांतर में गुप्तों ने इन्हें अपनी सैनिक क्षमता एवं कूटनीति के बल पर अपना समर्थक या अधीनस्था बना लिया। मतलब गुप्त वंश जो थे वो मजबूत बने और उसने क्या किया? वकायत और नाग शक्ति वंश जो थे उसको अपने अधीन में मिला लिया। और इसके बाद क्या हुआ? शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का शासन अत्यंत विख्यात है। अनेक विद्वानों ने इस वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण एवं स्वर्ण युग का काल माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने जो है गुप्त वंश को स्वर्ण युग का काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति में यानी भारत के सांस्कृतिक हो गया, कलात्मक हो गया या फिर साहित्यिक रूप में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ये गुप्त वंश के कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने। मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त ने। हरिश्चरित्र की बाण भट्ट ने। कादम्बरी की बाण भट्ट ने। पंचतंत्र की विष्णुगुप्त ने और ब्रह्म सिद्धांत की आर्यभट्ट ने। ये कहीं ना कहीं आप सभी एग्जामों में इसी क्वेश्चन पूछते हुए देखते होंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? स्वर्ण युग के नाम से गुप्त राजवंश को जाना जाता है।
गुप्त शासकों ने मौर्य के पश्चात पश्चात सातवाहनों और कुषाणों के अतिरिक्त पुनः भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि गुप्त वंश जो है शासन पूरे मतलब शक्तिशाली बने सैनिक रूप से भी, तो उसने क्या किया, छोटे शासक जो थे उसको अपने में मिला लिया। गुप्त वंश की जानकारी हमें साहित्यक एवं पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब उस समय का हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम कहाँ से इसकी जानकारी निकाले हैं गुप्त वंश की? तो जो उस समय पुस्तक लिखे गए थे, उससे अभी पुरातात्विक स्रोत जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उससे हम लोग निकाले हुए हैं। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जो राजा है वो है समुद्रगुप्त है, उसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त एक महान विजेता एवं पराक्रमी शासक था। समुद्रगुप्त महान विजेता मतलब इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके अपने गुप्त वंश में जो है मिला लिया था, गुप्त साम्राज्य में। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि कर इसे एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इसने क्या किया? अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाया अपने और उसके बाद क्या किया? इसने साम्राज्य में जो है सो और विस्तार किए दूसरे राज्यों को जोड़ करके। ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो लिखा है हरिसेन के प्रयाग प्रस्ति से समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। हरिसेन जो है एक कवि थे, इसने प्रयाग प्रस्ति की रचना की थी, जहाँ से हमें कहाँ क्या पता चलता है? समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का पूर्ण विवरण हमें मिलता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इसमें समुद्रगुप्त को महान योद्धा, विद्वान व एक कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। किसमें? प्रयाग प्रस्ति में इसकी रचना की गई, मतलब प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर पूरे साम्राज्य में सुख एवं शांति का राज्य स्थापित किया। अब यहाँ पे देखिए हरिसेन ने लिख लिया तो उसको हम लोग मान लेंगे क्या कि ये महान योद्धा थे, विद्वान और कवि थे? तो नहीं। इसके लिए कुछ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दिख रहे हैं। समुद्रगुप्त, ये दोनों कॉइन जो है समुद्रगुप्त के साम्राज्य का है, एक में बीना बजाते हुए दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर। इससे क्या पता चल रहा है? सबसे शुरू के जो हम लोग के पास वाद्य यंत्र थे वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य के ही हमें जानकारी मिली है अभी तक। इसको बीना वादक भी कहा जाता है इसीलिए। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद जो है जो एक महान सम्राट था वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का सबसे श्रेष्ठतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ठीक है। शासक बनने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार सैन्य अभियान व सैन्य वैवाहिक संबंध बनाकर किया। अब जहां समुद्रगुप्त जो है लड़ करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या तरीका अपनाया? वह साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाने लगे। क्या करते थे? अपने आस पड़ोस के जो राजा थे उससे जो है उसके बेटी से या फिर बहन से शादी करके उसके साथ पारिवारिक संबंध बना लिए, जिससे क्या हुआ? उसके सैनिक इसके साथ मिल करके जो है कार्य करने लगे, या फिर ये खतरा नहीं होने लगा कि जो पड़ोसी राज्य हैं जो इसके मतलब रिलेटिव हो गए हैं वो अब इसके शासन पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है। वह एक वीर योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं निपुण कूटनीतिक के रूप में प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि थे। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि थे। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो सबसे प्रमुख शासक है इस वंश का। अब इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था। राजा शासन का प्रधान होता था, ठीक, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। किसको? राजा को गुप्त काल में महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिस तरह अभी का कार्य चल रहा है हम लोग का लोकतंत्र में, उसी तरह राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। क्यों? क्योंकि राजकुमार को ही भविष्य में राजा बनना है, तो अभी से ही सहायता करेंगे तो उसको कैसे राज्य चलाना है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। मंत्रियों को वेतन नकद भी दिया जाता था।
राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों में से संचालित थी। अलग-अलग स्तर बने थे, ग्राम पंचायत की इस तरह, फिर ब्लॉक होगा, जिला होगा, इस तरह से अलग-अलग नाम से उस समय भी स्तर में बाँटा गया था। प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? देश, अवनी और भूकित। अब प्रांत के शासक को उपरिक कहा जाता था। जो प्रांत के शासक थे उसको हम उपरिक कहते थे, किस वंश में? गुप्त काल में। ज्यादातर उपरिक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे, ठीक है? ताकि कोई बाहरी आकर के इसके शासन में दखल ना दे। इसीलिए क्या होता था, जो भी उपरिक बनाए जाते थे वो राजकुमार होते थे या फिर राज परिवार के ही कोई संबंधित होते थे। अब उसमें टैक्स लगाया गया था। गुप्त काल में भूमि कर उपज का लगभग 1/6वां भाग था। उसमें भूमि कर देना पड़ता था। अगर आप 60 केजी चावल उपजाते हैं, तो उसमें आपको 10 केजी सरकार को यानी राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये व्यवस्था थी। अब आता है नालंदा महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय। क्या है? प्राचीन भारत की शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दक्षिण बिहार में राजगीर यानी अभी जो राजगीर है उस जगह पर है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कुछ समय के राजा जो है शिक्षा को लेकर के कितने गंभीर थे। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। यानी बहुत बड़ा था यह विश्वविद्यालय, जहाँ बहुत सारे लोग अलग-अलग देशों से आकर के पढ़ा करते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्यापन विशेष रूप से होता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई की जाती थी? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्यापन किया जाता था यहाँ पर, और यहाँ की शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे वह भी यहाँ के क्या रहे हैं? एक विद्यार्थी रहे हैं, यहाँ पर आए और उसने पढ़ करके जो है शिक्षा ग्रहण करके भारत के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी, याद रखेंगे। अब गुप्त वंश के समाप्त हो जाने के बाद के शासक कौन बने जो अच्छे समय तक शासन किया? तो एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का महान राजा था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज में बनाया था। पहले थानेश्वर था, उसके बाद उसने कहाँ पर राजधानी बनाया? कन्नौज बनाया था। कवि बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी में हर्षचरित्र लिखी है, याद रखेंगे। हर्षचरित्र की रचना किसने की है? तो बाण भट्ट ने की थी। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी हर्षवर्धन के शासन की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक एक बड़े भूभाग पर शासन किया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यह भी जाने, इसको जानते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय अन्य 4 भागों में बांटी जाती थी। आय जो है राजकीय आय होती थी वो 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों के लिए और अमलों यानी समूह के बंदोबस्त के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके साम्राज्य में जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं वल्लभी का क्षेत्र शामिल था। भारत तो था ही, इसके अलावा जो है कश्मीर हो गया, जालंधर, पंजाब, ये सभी क्षेत्र जो है, नेपाल भी इसमें शामिल था। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा इसीलिए तो यहाँ पर आकर के ह्वेनसांग पढ़े थे। नालंदा विहार बौद्ध धर्म का शिक्षा का महान केंद्र था और यहाँ पर ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय भी था। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि थे। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने इनसे एक कवि भी थे और नाटककार भी थे। हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। दक्षिण भारत में हर्षवर्धन
का विस्तार, साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया था। इतना हुआ था सारा उत्तर की साइड में हुआ था। अब हर्षवर्धन ने 41 सालों तक शासन किया। तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में कक्षा 6 के जेसीईआरटी बोर्ड बता रही है। हर्षवर्धन समय प्रशासनिक व्यवस्था में रुचि लेता था। मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में राजा की सहायता करती थी। इसमें भी एक मंत्रिपरिषद था। किस तरह से, जिस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है मंत्रिपरिषद था, उसी तरह बाणभट्ट के अनुसार अवनीत युद्ध एवं शांति का सर्वोच्च मंत्री था। कौन था? अवनीत जो है युद्ध एवं शांति का जो है सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। पूछा जाता है कि बताओ हर्षवर्धन के सेनापति का नाम क्या है, तो सिंहनाद था। हर्ष के समय में अधिकारियों के वेतन को नगद व जागीर के रूप में दिया जाता था। आगे राजस्व के स्रोत में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कहाँ से में मिला है? तो जो हर्षवर्धन ह्वेनसांग आए थे उसने लिखा है। पहला है भाग, दूसरा हिरण्य, तीसरा है बलि। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन ने साम्राज्य के कई प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को भूकित कहा जाता है। ठीक है, कई भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक भूकित है। उस समय के देखिए कैलाश मंदिर के बारे में यहाँ चित्र दिया गया है। एक है पल्लव वंश के कुछ अन्य राजाओं के नाम। उस समय के समकालीन राजा पल्लव वंश महेंद्र बर्मन प्रथम, महेंद्र बर्मन द्वितीय, दंती बर्मन, अपराजित और परमेश्वर बर्मन प्रथम, ये सभी थे पल्लव वंश के शासक। अब दक्षिण भारत में पल्लव एवं चालुक्य क्या है? गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त कई ऐसे राजा नहीं था जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता। इसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश एवं कांची के पल्लव वंश शासन कर रहे थे। इसी समय जो है दक्षिण में भी चालुक्य वंश और कांची के पल्लव वंश के शासन कर रहे थे, वही लिखा है। तो चालुक्य वंश को भी देखते हैं। चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। चालुक्य जो अभिलेख लिखे गए थे, पत्थर पर लिखे गए को हम अभिलेख बोलते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से हमें चालुक्य वंश की ज्यादातर जानकारियां मिली है। यह अभिलेख प्रस्तुत के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। ऐहोल अभिलेख किसमें लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में, और लिपि ब्राह्मी है इसकी। इस लेख की रचना किसने की है? तो रवि कृति ने की थी। दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय बादामी या बतापी में हुआ था। सबसे पहले चालुक्य वंश का उदय कहाँ हुआ था? तो बादामी व बतापी में हुआ था। इस वजह से इन्हें बादामी अथवा बतापी का चालुक्य कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय बतापी शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अब आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में समझेंगे। पल्लव वंश के शासकों का इतिहास उनके प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होता है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, जो भी साहित्य में मिलेंगे वो अभिलेख और उस समय के साहित्यक जो चीज है उससे प्राप्त होते हैं। हरिसेन के प्रयाग प्रस्थि एवं ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से भी इसके इतिहास का पता चलता है। पल्लव वंश का जो हरिसेन ने प्रयाग प्रस्थि लिखा था उसमें भी पता चल रहा है इसके बारे में। इस शक्तिशाली वंश का स्थापक सिंह विष्णु था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी पल्लव वंश की स्थापना। इसकी राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम थी, जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में सिल्क उत्पाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। पल्लव राजाओं का शासनकाल स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध रहा है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह बर्मन द्वितीय के कार्यकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों का रहा था। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर,
महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर शामिल है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इसके अलावा इसने मंदिर निर्माण में एक नई निर्माण शैली यानी राजसिंह शैली का प्रयोग किया था। राजसिंह शैली का प्रयोग मंदिर निर्माण में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। देखिए महाबलीपुरम का तट मंदिर है ये। अब पल्लवों के प्रशासन पढ़ेंगे, क्या है? राजा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया। यह प्रजा के लिए ही काम करते थे पल्लव राजा, इसीलिए ज्यादा दिन तक टिके रहे। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद कैसा होता था? तो वंशानुगत होता था। राजा की एक मंत्री परिषद भी होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। अभी तक जल सेना के बारे में हम लोग के पास नहीं था कोई जानकारी, लेकिन पल्लवों के पास जल सेना भी था। 1/4 भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अभी तक जितने भी हमने राजा पढ़ा सब 1/6 भाग ही जो है टैक्स के रूप में ले रहे हैं। इसके शासन काल में सर्वोच्च शांति एवं सुव्यवस्था थी। हो सकता है बाहरी आक्रमण कम हुए होंगे। अब है ग्राम्य जीवन। पल्लव वंश में कैसा था गांव का जीवन? गांव में रहने वाले लोग राजा का लगान देते थे, 1/6 भाग। दक्षिण भारत में यूर, सभा एवं नगरम 3 प्रकार के गांव थे। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यूर है, सभा है और नगरम 3 प्रकार के गांव कहाँ थे? तो दक्षिण भारत में थे। अब इसमें अंतर क्या था इसको भी बताया गया है। यूर में किसान रहते थे। ग्राम प्रधान इन किसानों से लगान वसूल कर राजा को पहुंचाते थे। और सभा में ब्राह्मणों का गांव था। यह 2 प्रकार का होता था, ब्रह्मदेय और अग्रहार। ब्राह्मणों के भी 2 गांव थे जो सभा के नाम से जानते हैं हम लोग। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान में मिला गांव ब्रह्मदेय गांव कहलाता था। और अग्रहार गांव में ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। जहां पर राजा मतलब ब्राह्मण रहते थे उसको हम अग्रहार के नाम से जानते थे। लेकिन ब्राह्मणों के लिए कभी राजा क्या करते थे, कोई गांव दान दे देते थे, उसको हम ब्रह्मदेय गांव के नाम से जानते थे। गांव में जो भी कामकाज होते थे वह सामूहिक होते थे। अब नगरम है तो नगरम में व्यापारी होते थे जो व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। राजा का कारवां जब भी इन गांवों से गुजरता था तो गांव वालों को राजा की सेना व घोड़े के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। जैसे घास हो गया, खाना पीना जो भी है ये व्यवस्था कौन करता था? तो गांव के लोग करते थे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो भी प्रश्न है आप इसको जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।